हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम 13 अगस्त 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज हम ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दिया कोचिंग क्लासेस की डेली करंट अफेयर्स जरूर फॉलो करें, जिससे आपके करंट फैक्ट भी यहाँ पर कवर होंगी। साथ ही में जीके स्टैटिक पॉइंट्स, उस करंट अफेयर के जितने भी जीके स्टैटिक पॉइंट्स हैं उन्हें यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ताकि अगर वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अटेम्प्ट कर पाए। तो शुरू करते हैं आज 13 अगस्त 2026 के करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा हमारा डेट बेस्ड होता है और ये हेल्थ के रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल 13 अगस्त को विश्व भर में अंगदान के महत्व को समझाने के लिए कौन सा मुख्य दिवस मनाया जाता है? तो आज 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हमेशा डेट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हर दिन डेट बेस्ड क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। जीवन बचाने के लिए अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। यानी भारत के अंदर इसकी डेट अलग है 3 अगस्त, वहीं विश्व भर में 13 अगस्त को मनाया जाता है। एक अंगदाता अपने जीवन के बाद अंगदान करके 8 लोगों की जान बचा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एक व्यक्ति, यानी इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक व्यक्ति मरने के बाद अपने अंग दान करता है तो वो कितने लोगों की जान बचा सकता है? तो वो 8 लोगों की जान बचा सकता है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी जीके टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। देखिए, अंगदान मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जीवित दाता अंगदान और मृत दाता अंगदान। यानी जब जीते हुए किसी को अंगदान करना उसे जीवित दाता अंगदान कहते हैं। वहीं पर मृत्यु यानी मरने के बाद जब ब्रेन डेड हो जाता है उसके बाद जो अंग को दान किया जाता है उसे मृत दाता अंगदान कहते हैं। भारत में अंग प्रत्यारोपण की विनियमित करने की मानव अंग प्रत्यारोपण अभियान 1994 लागू किया गया था। नोटू यानी नेशनल ऑर्गन एंड इंस्टीट्यूट ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में अंगदान की शीर्ष नोडल संस्था है। नाटो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मानव शरीर में यकृत यानी लीवर जो है वो एकमात्र ऐसा अंग है जो स्वयं को पुनः विकसित यानी रीजनरेट कर सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती पर मनाया जाता है। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले भारत के जो पहले सर्जन थे वो थे डॉक्टर वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो पॉलिटी लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, और पॉलिटी का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आज हमारा प्रश्न है कि संसद के मानसून सत्र में चर्चा में रहा अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 क्लॉज ए भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? तो ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी संसद सदस्य की अयोग्यता और लाभ के पद से रिलेटेड है। इसे समझते हैं। देखिए, संसद के मानसून सत्र में सांसदों की सदस्यता और लाभ के पद के कानूनी पहलू पर बहस के कारण अनुच्छेद 102 क्लॉज ए चर्चा में रहा। यदि कोई संसद सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की अधीन किसी लाभ के पद पर आसन होता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 जो है वो संसद सदस्यों की अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है। राज्य के विधायकों जैसे एमएलए और एमएलसी की अयोग्यता के प्रावधान जो है वो संविधान के अनुच्छेद 191 में दिए गए हैं। याद रखना, राज्यों के जो विधानसभा की अयोग्यता है वो अनुच्छेद 191 के अंदर है। वहीं जो हमारा पार्लियामेंट है और उनके रिलेटेड यानी जो सदस्य है संसद के, उनके रिलेटेड उनके डिस्क्वालिफिकेशन का जो अनुच्छेद है वो 102 है। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लाभ के पद को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसका निर्णय अदालती फैसलों पर निर्भर करता है। संविधान का अनुच्छेद 103 यह प्रावधान करता है कि सांसदों की अयोग्यता पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर लेते हैं। दल बदल के आधार पर सांसदों की अयोग्यता का फैसला लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति द्वारा किया जाता है। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। दल
भूस्खलन विरोधी कानून के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 61 जो है वो भारत पर महाभियोग चलाने की राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा हेतु 25 वर्ष है, वहीं पर राज्यसभा के लिए वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न हमारी ज्योग्राफी और मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप मैप जरूर ओपन कर लेना इस क्वेश्चन के वक्त में। भारी मानसून बारिश के कारण जल स्तर बढ़ने से चर्चा में रही तीस्ता नदी किस मुख्य नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो क्योंकि तीस्ता नदी जो है वो बाढ़ के कारण अभी चर्चा में है, करंट अफेयर में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम और पश्चिम बंगाल, आप जरूर मैप रखें अपने सामने, ठीक है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में बाढ़ की चेतावनी के कारण तीस्ता नदी जल स्तर के कारण खबरों में है। यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जमुना नदी में जाकर मिलती है, ठीक है। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से द्विपक्षीय बातचीत भी जारी है। तीस्ता नदी का उद्गम जो है सिक्किम राज्य में स्थित सोलामू झील है ना, सोलामू लेक और पोहनरी हिमनद से होता है। तीस्ता नदी को सिक्किम राज्य में जीवन रेखा यानी लाइफलाइन ऑफ सिक्किम कहा जाता है। तीस्ता नदी भारत के दो राज्यों सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है रिवर का फ्लो कौन से राज्यों में होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ दो राज्यों में ही होती है हमारे भारत के अंदर, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। रंगित नदी तीस्ता नदी की सबसे बड़ी और प्रमुख सहायक नदी है। प्रसिद्ध तीस्ता बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल की जलपाईडी जिले में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो तीन नाम है, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है और इसके बाद बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तीस्ता नदी बांग्लादेश के फुलछारी में ब्रह्मपुत्र जमुना नदी से मिलती है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली कई छोटी नदियां तीस्ता जल संभर बेसिन का हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की जल मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी नदी प्रणाली में आती है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वाटर का वो ब्रह्मपुत्र में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी नेशनल वाटरवे 2 असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी तक स्थित है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है और एनवायरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर टॉपिक्स की सब्जेक्ट मेंशन जरूर किए गए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये कौन से टॉपिक है, और आप जब नोट्स बनाएं तो आप अपनी एनवायरमेंट वाले नोट्स में इसे कर सकते हैं, जो ज्योग्राफी का वो ज्योग्राफी वाले नोट्स में आप रखें, ताकि एक सेपरेशन रहे सब्जेक्ट का। और जब आप जैसे एसएससी या फिर पीसीएस या फिर आप लोग यूपीएससी जैसे परीक्षा देते हैं, वहाँ पर आपको मेंस के आंसर राइटिंग में इस तरीके की क्या ज़रूरी होते हैं, एग्जाम्पल्स मेंशन करना, तो आप वो कर सकते हैं। तो आप अगर इसी तरीके से डिटेल में डेली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप अभी हमारे चैनल दिया कोचिंग क्लासेस को फॉलो कर लें। ऐसे हर रोज़ डिटेल में आपके लिए लगातार वीडियोज़ आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक कर देना वीडियो को। हमारी इतनी मेहनत है कि हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ ढूंढ के लाते हैं जो एग्जाम के लिए हैं। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा है, ठीक है। तो आज हमारा ये क्वेश्चन एनवायरमेंट के रिलेटेड है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के टाइगर रिजर्व कॉरिडोर को मंजूरी दी है? तो ये जो हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया जारी है। यह मध्य प्रदेश के संजय डुबरी टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है, जिससे बाघों के सुरक्षित आवागमन के लिए एक बड़ा प्राकृतिक कॉरिडोर बनेगा। देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुंजा संभाल में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम संजय राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होने पर बदला गया। तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित है। इंद्रावती यानी उन्नति सीता नदी और अचान मकर जो छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख टाइगर रिजर्व है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है, जहां सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। भारत में हर 4 साल में अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट जारी की जाती है। 29 जुलाई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है।
अगला प्रश्न हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस नए मील के पत्थर तक पहुंच चुका है? तो ये 685 बिलियन तक पहुंच चुका है, ऑप्शन सी, यानी $685 बिलियन तक पहुंचा है। मजबूत वैश्विक पूंजी प्रवाह और व्यापारिक स्थिरता के कारण भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $685 बिलियन की ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। भारत दुनिया में सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले शीर्ष देशों में शामिल है। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा संपत्तियां, स्वर्ण भंडार और आईएमएफ के रिजर्व ट्रेड शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा संपत्तियां यानी एफसीए जो है, भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। एसडीआर का पूरा नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, जिसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। एसडीआर का जो सृजन वर्ष है 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया था। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और संरक्षण भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी से भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूती मिलती है। चीन वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है। भारत में विदेशी मुद्रा नियंत्रण को फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है। फेमा ने वर्ष 1973 के कठोर फेरा कानून का स्थान लिया था। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन वह आपातकालीन धनराशि है जो प्रत्येक संसद देश आईएमएफ के पास रखता है। अगला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री आर्कोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बिहार के किस प्राचीन स्थल की खुदाई से पाल वंश के समय के दुर्लभ टेराकोटा और अभिलेख मिले हैं? तो उन्हें नालंदा जो डायनेस्टी है ना, पाल वंश की जो नालंदा डायनेस्टी है, वहां से ये टेराकोटा और अभिलेख मिले हैं। तो ये ऑप्शन ए नालंदा स्थल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीन नालंदा महाविहार के समीप स्थित एक टीले की खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी के पाल राजवंश कालीन दुर्लभ अवशेष और लिपि के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। पाल राजा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे और उन्होंने नालंदा तथा विक्रमशिला महाविहार को व्यापक दान दिया है। नालंदा महाविहार की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। पाल वंश की स्थापना वर्ष 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा की गई थी। पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल थे, जिन्होंने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान धर्मपाल शांत रक्षित और अंतिश दीपंकर नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। चीनी यात्री हैंसांग ने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था और इसके बाद यूनेस्को ने 2016 में नालंदा महाविहार के पुरातत्विक स्थल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। औंधतीपुर बौद्ध महावीर की स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने बिहार शरीफ में की थी। पाल काल की मूर्तिकला में काले बेसाल्ट पत्थर का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। दीमान और विटपाल पाल काल के दो सबसे प्रसिद्ध कांस्य और मूर्तिकला कलाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा इंटरनेशनल मैपिंग का है, तो मैप जरूर ओपन करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चर्चा में रही बाब अलमंदेब जल संधि किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है? आप जानते हैं कि हाल ही में ये जो अलमंदेब जल संधि है बहुत ही चर्चा में है। तो ये किन दो निकायों को जोड़ती है? तो ये जो है वो रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भू राजनीतिक तनाव और लाल सागर संकट के कारण वाणिज्यिक जलमार्ग बाब अल मंडेब जल संधि पर जहाजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह जल संधि उत्तर पश्चिम में लाल सागर को दक्षिणी पूर्व में अदन की खाड़ी यानी हिंद महासागर से जोड़ती है। इसे अरबी भाषा में आशोक द्वार यानी गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। बाब अल मंडेब जल संधि उत्तर पूर्व के यमन एशिया को दक्षिणी पश्चिम में जिबूती और इरित्रिया से अलग करती है। यह जल संधि यूरोप और एशिया के बीच स्वेज नहर के माध्यम से होने वाले व्यापार का सबसे मुख्य समुद्री द्वार है। स्वेज नहर उत्तर में भूमध्य सागर को दक्षिण में लाल सागर से जोड़ती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुख्य रूप से सोमालिया, जिबूती, इरित्रिया और इथोपिया देश शामिल है। बाल बाब अल मंडेब जो है जल संधि में स्थित पेरिम द्वीप जो है इस जलमार्ग के दो चैनलों में विभाजित करता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम हरमुज जल संधि है। गिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। बाब मलदीव जो जल संधि है दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल और एलएनजी शिपिंग चोक पॉइंट में से एक है। अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती को रोकने के लिए भारतीय नौसेना नियमित रूप से सशक्त गश्त लगाती है। और यमन देश की राजधानी जो है साना है और जिबूती की जो राजधानी है वो जिबूती सिटी है।
अगला प्रश्न जो हमारा होगा वो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड है, जो कि हमेशा पूछा जाता है। एनजीटी ने किस राज्य की प्रसिद्ध अष्टमुडी आर्द्रभूमि रामसर साइट के संरक्षण पर कड़ा रोक अपनाया है? तो उन्होंने केरला में स्थित अष्टमुडी वेटलैंड्स में जो रामसर है उस पर कड़ा रोक अपनाया है। क्या है देखते हैं। केरल के कोल्लम जिले में स्थित अष्टमुडी झील रामसर साइट में अवैध कचरा डंपिंग और प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी ने सख्त कदम उठाए हैं। अष्टमुडी झील जो है 8 शाखाओं वाली प्रसिद्ध कयालेनी बैकवाटर झील है, जो केरल के पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अष्टमुडी झील केरल राज्य के कोल्लम जिले में स्थित एक प्रसिद्ध रामसर आर्द्रभूमि है। अष्टमुडी शब्द का अर्थ है 8 शाखाओं वाली झील होता है। इस झील को 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया था। प्रसिद्ध कलंदा नदी अष्टमुडी झील में जल का मुख्य स्रोत मानी जाती है। रामसार जो कन्वेक्शन है वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसार शहर में हस्ताक्षरित हुई थी। हर साल 2 फरवरी को दुनिया भर में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत हुई थी। एनजीटी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके 4 क्षेत्रीय पीठ हैं, एक भोपाल में, दूसरा पुणे, तीसरा कोलकाता और तीसरा चेन्नई के अंदर। भारत में वर्तमान में 85 से अधिक रामसार साइट्स हैं। भारत में सबसे अधिक रामसार साइट जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया से जुड़ा हुआ है। जनजाति अधिकारों पर चर्चा के दौरान ट्रेन में रहा ऐतिहासिक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये जो है 1908 में पारित हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। संसद में आदिवासियों की भूमि सुरक्षा और अधिकारों पर चर्चा के दौरान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का जिक्र हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए उलगुलान यानी महाविद्रोह के बाद अंग्रेजों को आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को स्थानांतरित करने से रोकने के लिए यह कानून बनाना पड़ा था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी जमीनों की सुरक्षा करना और गैर आदिवासियों द्वारा जमीन हड़पने पर रोक लगाना था। सीएनटी एक्ट का प्रारूप यानी जो ड्राफ्ट है वो जोन होम मेन द्वारा तैयार किया गया। बिरसा मुंडा की प्रसिद्ध उलगुना विद्रोह का मुख्य केंद्र झारखंड का खूंटी और रांची क्षेत्र था। भगवान बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी यानी धरती आबा जगत पिता के नाम से पुकारा जाता है। भारत सरकार हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाती है। संताल विद्रोह जो है 1855 से 56 में सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के नेतृत्व में हुआ था। संताल विद्रोह जो है वो 1876 में संताल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। मुंडा जनजाति की पारंपरिक सामूहिक खेती प्रणाली को खुदकट्टी व्यवस्था कहा जाता है। भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है वो जनजातियों की भूमि और प्रशासनिक अधिकारों की रक्षा करता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो है वो बैंकिंग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेफ्ट और आईएमएफसी से होने वाले डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए कौन सा नया नियम लागू किया है? तो उन्होंने बेनिफिशियरी कूलिंग पीरियड मैच को लागू किया है। ऑप्शन बी। आरबीआई ने ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड और तुरंत खाते खाली होने की घटनाओं को रोकने के नए नियम लागू किए। अब नेट बैंकिंग या यूपीआई में नया बेनिफिशियल लाभार्थी जोड़ने पर पहले 4 घंटे का अनिवार्य कूलिंग पीरियड लागू रहेगा, जिससे बड़े डिजिटल ट्रांसफर की सीमा तय रहेगी। नेफ्ट का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर और जो आईएमपीएस है उसका पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। नेफ्ट सेवा भारत जो है 24/7 और 365 दिन उपलब्ध रहती है। वहीं पे जो आईएमपीएस सेवा का संचालन जो है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और आईबी द्वारा की गई थी। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और एनपीसीआई द्वारा 2016 में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था यूपीआई। आरटीजीएस के माध्यम से न्यूनतम 2 लाख रुपए का लेन देन करना अनिवार्य होता है, जबकि इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। नेफ्ट और इम्स के जरिए पैसे भेजने के लिए न्यूनतम राशि की कोई सीमा नो लिमिट मिनिमम लिमिट नहीं होती है और बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी।